मान लीजिए कोई इंसान किसी बहुत ही नए और एकदम अनजान शहर में अपनी गाड़ी चला रहा है। हाँ। गाड़ी एकदम शानदार है। हाँ, और इंजन में भी बहुत ताकत है। बिल्कुल, लेकिन सड़क पर ना दिशा बताने वाला एक भी साइन बोर्ड मौजूद नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा सपना है ना? उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता शहर के बीच जाता है और कौन सा हाईवे की तरफ। हाँ। तो ऐसे में क्या होगा? वो बस गोल गोल घूमता रहेगा। सही कहा। और अंत में झुंझलाकर या तो वो गाड़ी रोक देगा। इंसान उस पूरी प्रक्रिया से ही कट जाना चाहता है, मतलब वो उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर समझता है। बिल्कुल। इसी तरह यही सटीक नियम हमारी इस डिजिटल दुनिया में भी लागू होता है। हाँ। जब कोई ऐप या वेबसाइट दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसे इस्तेमाल करना ना एकदम पहेली सुलझाने जैसा लगे, तो लोग उसे तुरंत बंद कर देते हैं। एकदम सही। अगर नेविगेशन कंफ्यूजिंग है तो यूजर्स तुरंत बाउंस कर जाते हैं। हाँ, जिसे हम इंडस्ट्री में मैसिव यूजर ड्रॉप ऑफ्स कहते हैं। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी भटकाव को दूर करने वाले हैं। आज हम डिजाइन यूजर इंटरफेस नाम की किताब के चैप्टर 19 नेविगेशन पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये चर्चा ना उन नए डिजाइनर्स के लिए एक मिशन की तरह है जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन है यूआई डिजाइन में नेविगेशन के सबसे जरूरी पहलुओं को समझना। और इस पूरी चर्चा का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किताब में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नेविगेशन वही है जो हमेशा दिखाई दे। ओहो, क्या बात है। हाँ, लेकिन अक्सर लोग डिजाइन को खूबसूरत बनाने के चक्कर में इस नियम को भूल जाते हैं, जिसके नतीजे बहुत घातक होते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरा किसी बहुत बड़े सुपरमार्केट की कल्पना करें। अच्छा। हाँ, मतलब एक ग्राहक अंदर जाता है, उसे ब्रेड खरीदनी है। पूरा सुपरमार्केट बहुत अच्छे से सजा है, लाइटिंग बेहतरीन है, लेकिन बेकरी सेक्शन कहाँ है ये बताने के लिए ऊपर कोई बोर्ड ही नहीं टंगा है। तो वो क्या करेगा? वही तो, वो कुछ देर अलग अलग रास्तों पर भटकेगा, लेकिन अगर उसे जल्दी है ना, तो वो बिना कुछ खरीदे खाली हाथ वापस लौट जाएगा। बिल्कुल। एक मोबाइल ऐप में भी एकदम यही होता है। रास्ता नहीं मिलेगा तो ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगी। सही कहा। ये सुपरमार्केट वाली एनोलॉजी बहुत ही सटीक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इंसान के कॉग्निटिव लोड से जुड़ी है, मतलब दिमागी उलझन से। हाँ, कोई ऐप पर मेहनत करने थोड़ी आता है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगर हम इस नियम को मान लें कि सबसे बेहतर नेविगेशन वो है जो हमेशा दिखाई दे, तो उसे डिजाइन कैसे किया जाना चाहिए? यहीं से ना विजिबल नेविगेशन और उसके नियमों की शुरुआत होती है। अच्छा, तो अगर हम मोबाइल डिवाइस की बात करें तो इस विजिबल नेविगेशन के लिए सबसे अच्छी जगह स्क्रीन का निचला हिस्सा, मतलब बॉटम माना जाता है। हाँ, iOS में इसे आधिकारिक तौर पर टैब बार कहते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है? इसके पीछे ना प्योर एर्गोनॉमिक्स और मोबाइल स्क्रीन्स का इवोल्यूशन है। मतलब पुराने फोन्स याद हैं आपको? हाँ, वो छोटे छोटे स्क्रीन वाले। बिल्कुल, तब अंगूठा आसानी से ऊपर तक पहुंच जाता था, लेकिन आज के फोन्स कितने लंबे हो गए हैं। सही बात है। तो जब कोई एक हाथ से फोन चलाता है ना, तो उसका अंगूठा प्राकृतिक रूप से स्क्रीन के निचले हिस्से पर ही आराम से पहुंच पाता है। नेविगेशन को नीचे रखने से फिंगर स्ट्रेच का दर्द नहीं होता। समझ गया। लेकिन यहाँ एक लिमिट भी तय की गई है, एक स्वीट स्पॉट। हाँ, मोबाइल पर इस मेन नेविगेशन में ज्यादा से ज्यादा 5 कैटेगरीज या टैब्स होने चाहिए। और डेस्कटॉप पर? डेस्कटॉप पर स्क्रीन बड़ी होती है, तो ये संख्या 7 तक जा सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके पीछे ना हिक्स लॉ काम करता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के सामने जितने ज्यादा विकल्प होंगे, उसे फैसला लेने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। मतलब अगर नीचे 8-10 टैब्स दे दिए जाएं तो इंसान का दिमाग हैंग हो जाएगा। बिल्कुल, दिमाग एक साथ इतनी जानकारी प्रोसेस नहीं कर पाता। 5 टैब्स मोबाइल के लिए एकदम सही संतुलन बनाते हैं। और इन टैब्स के डिजाइन को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम भी है कि इन आइकन के साथ लेबल्स, मतलब टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, क्यों? मतलब मोबाइल स्क्रीन तो वैसी बहुत छोटी होती है ना, और स्पेस बहुत कीमती है। तो क्या जगह बचाने के लिए इन लेबल्स को हटाकर सिर्फ आइकन रखना और एकदम मिनिमलिस्ट डिजाइन बनाना बेहतर नहीं है? आजकल कई ऐप्स ऐसा ही करते हैं। यहाँ जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये है कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सभी लोग आइकन्स की भाषा को एक ही तरह से समझते हैं। मतलब ये डिजाइनर्स का एक बहुत बड़ा बायस है। मान लीजिए एक हार्ट का आइकन है। हाँ, दिल का निशान। बिल्कुल। अब कोई यूजर उसे फेवरेट समझ सकता है,
कोई उसे हेल्थ ट्रैकर समझ सकता है और कोई उसे लाइक बटन मान सकता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मिनिमलिज्म के चक्कर में ऐसा डिजाइन बनाना जो पहली बार आने वाले यूजर्स को ही कंफ्यूज कर दे, वो एक बहुत बड़ी गलती है। नॉलेज और एक्सेसिबिलिटी ना हमेशा दिखावट से बड़ी होती है। आइकन के नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट लेबल सारे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। एक खूबसूरत ऐप जो काम ही ना आए, वो महज एक पेंटिंग है, टूल नहीं। एकदम सही। अब अगर हम इसके तकनीकी हिस्से पर आएं, तो डिजाइन करते समय साइज के कुछ खास नियम होते हैं। हाँ, मोबाइल पर अगर सिर्फ आइकन इस्तेमाल हो रहा है तो उस बॉटम बार की ऊंचाई कम से कम 44 पॉइंट्स होनी चाहिए। और अगर लेबल्स भी हैं तो ये ऊंचाई 60 पॉइंट से शुरू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नए डिजाइनर्स अक्सर उलझ जाते हैं। मतलब ये पॉइंट्स क्या है? क्या हम पिक्सल्स की बात कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। पॉइंट्स और पिक्सल्स का अंतर समझना बहुत जरूरी है। पिक्सल ना स्क्रीन पर एक फिजिकल डॉट होता है। अच्छा। और आज की हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन्स पर पिक्सल्स इतने घने होते हैं कि अगर आप 44 पिक्सल्स का बटन बनाएंगे तो वो स्क्रीन पर सुई की नोक के बराबर दिखेगा। ओहो, मतलब घेरेगा ही नहीं। बिल्कुल, इसलिए डिजाइन में पॉइंट्स या डीपी का इस्तेमाल होता है। ये स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है ताकि बटन का असली आकार हर फोन पर एक जैसा रहे। अच्छा, और ये 44 पॉइंट्स का ही नंबर क्यों चुना गया? मतलब 30 या 50 क्यों नहीं? इसके पीछे एप्पल की सालों की रिसर्च है। एक वयस्क इंसान की उंगली के पोर का, मतलब फिंगर पैड का औसत आकार लगभग 44 पॉइंट्स के बराबर होता है। तो अगर बटन इससे छोटा हुआ तो यूजर की उंगली बटन के बाहर भी टच करेगी, जिसे हम फैट फिंगर प्रॉब्लम कहते हैं। 44 पॉइंट से हर टैप सटीक होता है। बेहतरीन। और अलाइनमेंट के लिए भी तो एक ट्रिक है ना? हाँ, टैब बार डिजाइन करते वक्त स्क्रीन की पूरी चौड़ाई को टैब्स की संख्या से डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर 5 टैब्स हैं तो 5 बराबर हिस्से? बिल्कुल। फिर हर हिस्से के लिए लाल रंग की सेमी ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगल गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर एक आइकॉन और उसका लेबल बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो सके। क्या बात है। और एक बार अलाइनमेंट हो जाए तो एक्टिव टैब, मतलब जो पेज अभी खुला हुआ है, उसका स्पष्ट दिखना बहुत जरूरी है। उसका रंग या डिजाइन बाकी टैब से एकदम अलग होना चाहिए। ताकि स्क्रीन पर नजर पड़ते ही दिमाग तुरंत बता दे कि हम ऐप में कहाँ हैं। हाँ, ये भी दिमागी उलझन कम करने का तरीका है। तो बॉटम बार के 5 टैब्स ने हमारी सबसे जरूरी चीजों को तो संभाल लिया, लेकिन एक आम ऐप में तो दर्जनों फीचर्स और सेटिंग्स होती हैं। बिल्कुल होती है। अगर नीचे सिर्फ 5 आ सकते हैं तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? यहीं पर एंट्री होती है हिडन नेविगेशन की। मतलब जब मुख्य बार में जगह खत्म हो जाती है तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो छुपा रहे जब तक यूजर उसे खुद न खोले। मतलब हैमबर्गर मेनू? हाँ, यहीं से हैमबर्गर मेन्यू का जन्म हुआ। लेकिन डिजाइन की दुनिया में इस हैमबर्गर मेन्यू को लेकर एक अलग ही बहस चलती है ना। मतलब वो 3 हॉरिजॉन्टल लाइनों वाला आइकन जगह तो बचाता है, लेकिन अंदर क्या छुपा है किसी को नहीं पता। एकदम सही। डिजाइनर्स का इसके साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। स्पेस बचता है, लेकिन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज सामने नहीं दिखती, यूजर उसे भूल जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? बताइए। अगर हम वापस उस सुपरमार्केट वाली एनालॉजी पे जाएं, तो ये हैमबर्गर मेनू किसी दुकान के पीछे बने स्टोरेज रूम या गोदाम जैसा है। अरे वाह, बहुत ही शानदार तुलना है ना। सामने डिस्प्ले पर से वही सामान रखा जाता है जो सबसे ज्यादा बिकता है, मतलब बॉटम बार के 5 टैब्स, और बाकी का सारा एक्स्ट्रा सामान पीछे एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, यानी हैमबर्गर मेन्यू। एकदम परफेक्ट। और इस स्टोरेज रूम का दरवाजा कहाँ होना चाहिए, इसके भी नियम है। नेटिव मोबाइल ऐप्स में इस हैमबर्गर आइकॉन को हमेशा स्क्रीन के बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट में होना चाहिए। और वेबसाइट्स पर? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स पर इसे दाईं तरफ रखा जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लॉजिकल फ्लॉ नजर आ रहा है। अच्छा, क्या? अगर हमने अभी अभी ये तय किया कि मोबाइल स्क्रीन्स बहुत लंबी हो गई हैं और नीचे पहुंचना आसान है, तो फिर ऐप्स में हैमबर्गर मेन्यू को टॉप लेफ्ट में क्यों रखा जाता है? ज्यादातर लोग तो राइट हैंडेड होते हैं ना। हाँ, होते तो हैं। तो एक सीधे हाथ वाले इंसान के लिए अपने अंगूठे को स्क्रीन के सबसे ऊपर बाईं तरफ ले जाना तो सबसे मुश्किल काम है। क्या ये खराब डिजाइन नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा और सही सवाल है। एर्गोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल एक बुरा सपना है। टॉप लेफ्ट सबसे मुश्किल जगह है। वही तो। लेकिन यहाँ ना शारीरिक आराम और दिमागी आदतों के बीच एक टकराव होता है।
बाईं से दाईं तरफ पढ़ने वाली भाषाओं में इंसान की आंखें हमेशा स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कोने से स्कैन करना शुरू करती हैं। अच्छा। और ऐतिहासिक रूप से सॉफ्टवेयर में मेन्यू हमेशा टॉप लेफ्ट में ही होते थे, इसलिए यूजर का दिमाग अपने आप उस जगह पर नेविगेशन ढूंढता है। ये आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि डिजाइनर्स इसे एर्गोनॉमिक से ऊपर रखते हैं। दिलचस्प। मतलब आदतें शारीरिक आराम पर भारी पड़ जाती हैं। और उस आइकन के डिजाइन के बारे में क्या? मैंने देखा है कुछ जगह तीनों लाइनें बराबर होती हैं, कुछ जगह बीच वाली छोटी। उन लाइनों की लंबाई या मोटाई उतनी मायने नहीं रखती। असली चीज है कंसिस्टेंसी। डिजाइन कैसा भी हो, उसे पूरे ऐप में एक जैसा होना चाहिए। और यहाँ फिर से वही 44 पॉइंट्स का नियम वापस आ जाता है। बिल्कुल, भले ही वो 3 लाइनें देखने में बहुत छोटी हों, लेकिन उसका जो टच टारगेट है वो 40 से 44 पॉइंट्स के बीच होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि कोई भी बार बार एक ही जगह टैप नहीं करना चाहता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो। और हाँ, अगर उस छुपे हुए मेन्यू में कोई नोटिफिकेशन है तो आइकॉन पर एक छोटा सा बबल लगाया जाता है, वो लाल रंग वाला। हाँ, और अगर वो नंबर 3 डिजिट का है, मतलब 100 से ऊपर, तो उस बबल को एकदम गोल बनाने के बजाय एक पिल शेप, मतलब कैप्सूल का आकार देना चाहिए, ताकि सारे नंबर्स आराम से फिट हो सकें। समझ गया। अब मान लीजिए यूजर ने उस आइकन पर टैप कर दिया और वो हैमबर्गर मेन्यू खुल गया। ठीक है। तो जो ड्रॉअर सामने आता है उसकी लेआउट कैसे तय होती है? वो सिर्फ लिंक्स की एक रैंडम लिस्ट तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिजाइन स्पेस है जहां विजुअल हायरार्की का खेल शुरू होता है। सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रास्ट, मतलब बैकग्राउंड से अलग दिखना चाहिए। हाँ, जब नैव ड्रॉअर खुलता है तो पीछे की स्क्रीन को थोड़ा डार्क या ब्लर कर देना चाहिए, ताकि यूजर का पूरा फोकस सिर्फ खुले हुए मेन्यू पर रहे। और इसके अंदर भी आइकन्स को अलाइन करने के लिए वो 44 पॉइंट्स वाली रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल होता है ना? एकदम सही, ताकि टेक्स्ट बिल्कुल वर्टिकल सेंटर में रहे। आइकन्स के लिए पहले 44 बाय 44 पॉइंट्स का एक सेफ एरिया बनाया जाता है और आइकन्स को उसके बिल्कुल बीच में सेट किया जाता है। और ग्रिड बेस नंबर? हाँ, जो आमतौर पर 8 या 10 होता है, ये मार्जिन्स को तय करता है, जिससे किनारों की दूरी हर जगह एक समान दिखती है। अच्छा, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है इस ड्रॉअर के डिजाइन में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी छुपी है, खासतौर पे लॉग आउट बटन को लेकर। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या डिजाइन सिर्फ स्क्रीन पर बॉक्सेस और रंग भरने का काम है? बिल्कुल नहीं। अगर उस ड्रॉअर में लॉग आउट का बटन है तो नियम कहता है कि उसे बाकी मेन्यू आइटम से कम डबल स्पेस पर रखना चाहिए, या फिर बिल्कुल स्क्रीन के नीचे अलाइन कर देना चाहिए। हाँ, और इसका कारण क्या है? ये बिल्कुल किसी बड़ी बिल्डिंग के इमरजेंसी एग्जिट डोर जैसा है। कोई भी आर्किटेक्ट अलार्म या एग्जिट डोर को आम दरवाजों के ठीक बगल में नहीं लगाएगा, वरना कोई भी जल्दबाजी में गलत दरवाजा खोल देगा। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। डिजाइन में भी ना, इंसान के अंदर गलती से कोई गलत एक्शन ले लेने का एक डर होता है। कोई गलती से लॉग आउट नहीं होना चाहता, क्योंकि फिर से पासवर्ड डालना एक सिरदर्दी है। बिल्कुल, ये छोटी सी डबल स्पेसिंग उन्हें उस मनोवैज्ञानिक तनाव से बचाती है। यही वो बारीकियां हैं जो एक साधारण इंटरफेस को बेहतरीन बनाती हैं। तो हमने मेन मेन्यू और हिडन ड्रॉअर दोनों को डिकोड कर लिया। लेकिन मान लीजिए कोई यूजर किसी ई-कॉमर्स ऐप पर एक जूते का प्रोडक्ट पेज देख रहा है। ठीक है। वो बॉटम टैब या हैमबर्गर मेन्यू पर नहीं जा रहा, उसे उसी पेज से आगे बढ़ना है। तो यहीं पर हमारा तीसरा टाइप आता है, जिसे कॉन्टेक्सचुअल नेविगेशन कहते हैं। ये किसी पेज के अंदर मौजूद एक्टिव लिंक्स या बटन्स होते हैं, जैसे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स या इस ब्रांड के और जूते देखें वाले लिंक्स। बिल्कुल। और इसे डिजाइन करते वक्त ना वाइट स्पेस यानी खाली जगह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नए डिजाइनर्स तो अक्सर हर खाली जगह को भर देना चाहते हैं। व्हाइट स्पेस का असल काम क्या है? व्हाइट स्पेस कंटेंट को सांस लेने की जगह देता है। ये स्ट्रक्चर क्लियर करता है। जब किसी लिंक के चारों तरफ पर्याप्त खाली जगह होती है तो आंखें आराम से उस पर फोकस कर पाती हैं। और डेस्कटॉप पर तो होवर स्टेट भी होता है ना? हाँ, जब माउस कर्सर लिंक पर जाता है तो रंग बदल जाता है, जो बताता है कि ये क्लिकेबल है। लेकिन मोबाइल पर तो कोई कर्सर नहीं होता। इसीलिए मोबाइल पर इन बटन्स के बीच की स्पेसिंग और भी क्रिटिकल हो जाती है। हमें अनचाहे टच से बचना होता है। एक एडवांस नियम है कि बटन का एक्टिव एरिया, मतलब जहां टच रजिस्टर होता है, वो बटन के दिखने वाले आकार से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर बटन देखने में 30 पॉइंट्स का भी लग रहा है तो उसका टच टारगेट 44 पॉइंट्स का ही होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि उंगली अगर किनारे पर भी पड़े तो एक्शन पूरा हो जाए।
तो क्या हम कह सकते हैं कि कंटेक्चुअल नेविगेशन ही वो चीज है जो प्रोडक्ट को जिंदा महसूस करवाता है, वरना यूजर तो पेज पे फंस जाएगा ना? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो कंटेक्चुअल नेविगेशन असल में यूजर जर्नी को एक फ्लो देता है। ये यूजर को बिना ज्यादा सोचे एक प्रोडक्ट से दूसरे तक ले जाता है, जैसे किताब के पन्ने पलटना। बेहतरीन। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि विजिबल नेविगेशन हमेशा पहली पसंद होना चाहिए, जिसके लिए बॉटम बार बेस्ट है। और स्पेस कम हो तो हैमबर्गर मेन्यू स्टोरेज रूम का काम करता है, और ड्रॉ के अंदर साइकोलॉजिकल सेफ्टी जैसे लॉग आउट बटन को दूर रखना बहुत जरूरी है। और कॉन्टेक्सचुअल नेविगेशन पेज के अंदर की जर्नी को आगे बढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे रहा फिजिकल टच का विज्ञान। हर आइटम इतना बड़ा होना चाहिए कि आराम से टैप हो सके, मतलब 44 पॉइंट्स का यूनिवर्सल नियम। हाँ, ये हर डिजाइनर के लिए एक बेस लाइन है। जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। आज हमने बात की कि मोबाइल पर 44 पॉइंट्स का नियम है, क्योंकि हम उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में अगर स्क्रीन्स बहुत बड़ी हो जाएं, या हम सिर्फ वॉइस कंट्रोल इस्तेमाल करें, या AR में हवा में इशारों से नेविगेट करें, तो क्या ये 44 पॉइंट्स का नियम तब भी मायने रखेगा, या फिजिकल टच की ये डिजाइन फिलॉसफी हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये भविष्य के इंटरैक्शंस को लेके एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। खैर, इस पूरी इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन का स्रोत बेहतरीन किताब डिजाइन यूजर इंटरफेस है। जो भी डिजाइन समझना चाहता है उसके लिए ये खजाने जैसी है। आप सभी इस किताब को खरीद सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक है https:/hype4academy.gumroad.com/ubbook। हाँ, और एक्सेस करना बहुत आसान है। जी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इस लिंक का एक QR कोड दिया गया है। आप बस उस QR कोड को स्कैन करके सीधे किताब खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ, ऐसी ही और भी गहरी टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन्स और अपने करियर को बिल्ड करने वाले बेहतरीन कंटेंट के लिए इस शो को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जिज्ञासा बनाए रखें और बेहतरीन डिजाइन बनाते रहें।